ऑपोजिशन अलायंस की इस वक्त सूरत हाल क्या है? मुस्तफ़ा नवाज खोकर, आप लोग एक शायद गैदरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ईद के बाद एक अलायंस बन जाएगा ऑपोजिशन का? देखिए, एक अलायंस तो ऑलरेडी मौजूद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से। उसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं। पीटीआई के कुछ अहबाब दोस्त मेरे पास भी आए थे। मैंने तो उनके सामने यही गुजारिश रखी थी कि जनाब, अगर तो सारा का सारा किस्सा जिद्दोजहद ये सब दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए है, तो माज़रत के साथ फिर तो ये कोई सियासत ना हुई। मुल्क को इस वक्त जिस सियासत की जरूरत है, वो हमें अपने बुनियादी इश्यूज को ठीक करने की जरूरत है। हमें सिविलियन स्पेस रिस्टोर करने की जरूरत है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करने की जरूरत है। जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल दे दिया गया है जुडिशरी का, उसको खत्म करने की जरूरत है। टेररिज्म के ऊपर एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तो ये अगर नेशनल इश्यूज के ऊपर आप पॉलिटिक्स लेकर चलते हैं आगे, और जाहिर बात है उसके अंदर एक इशू ये भी शामिल होगा जो सियासी हसीनान का है, तो फिर तो साथ चला जा सकता है और ये एक मुल्क के फायदे की चीज होगी। तो अब तमाम जमातें मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर आपस में बातचीत कर रही हैं, और रमजान के बाद एक कौमी एजेंडा को भी सामने लेकर आना चाहिए, और फिर एक दावत देनी चाहिए इस मुल्क में तमाम हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कि जो उस कौमी एजेंडा से मुत्तफिक है, वो उसके ऊपर सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। क्योंकि मुल्क इस नहज में पहुंच चुका है कि जहां पर मैं समझता हूं कि कोई भी जमात, खुसूसन जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं, इस सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, आई थिंक वी नीड एक नेशनल कंसेंसस चाहिए इसके ऊपर। पर उसमें तो फिर गवर्नमेंट को भी शामिल करें। फिर अगर आप लोग लीड लेते हैं तो, या आप लोग एपीसी कॉल करें, तो आप फिर करेंगे कॉल गवर्नमेंट को? देखें, गवर्नमेंट वो क्यों आएंगे? जाहिरी बात है, देखें, एंगेजमेंट सियासत में तो दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो आजादाना तौर पे फैसले कर सके। खुर्रम साहब, मौलाना फजल रहमान ने भी शिकवा किया है प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर अफ्तारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं मुझे, लेकिन कभी अवाम और मुल्क के लिए भी रब्ता करें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब हम सड़कों पर आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि मौलाना साहब मुल्क का ख्याल रखें, सड़क पर ना आए। आप लोगों ने बिल्कुल ही इंगेज नहीं करना मौलाना फजल रहमान को। लग रहा है कि वो चले जाएंगे अपोजिशन अलायंस में, एंड यू आर ओके विद इट? जी, चूंकि काबीना की कंपल्सन से तो मैं आगाह नहीं हूं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब हमारी पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। उनके साथ हमारी क़यादत के, पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरीना ताल्लुकात हैं। तो मेरी तो हमेशा ये तवक्को है कि उनके पास जाकर उनसे दरख्वास्त की जाए कि इस वक्त जो मुल्क के हालात बने हैं, कि वो उनकी जमात वफाकी काबीना का और बलोचिस्तान में सूबाई काबीना का हिस्सा बने, और अब मिलकर ये जो दहशतगर्दी का चैलेंज है उससे निपटे। तो मेरी तवक्को है कि आने वाले जो दिन हैं उनमें मौलाना से भी, वो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी मौजूद होंगे पार्लियामेंट में, कि उनसे जो है राब्ते मजीद बढ़ेंगे और उनसे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। क्विकली ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि बड़े हमें मैसेजेस आ रहे हैं पूछने के लिए, कि एक तरफ तो अमरीकी सदर ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर पाबंदी भी आयद हो रही है। आप कैसे देखते हैं अपने आप को सफारती महाज पर? जी, पहले तो मेरी आपकी तवज्जुह से, आपके नाज़रीन से इस्तदा है कि खारजा ताल्लुकात में जो जज्बात हैं उनका कोई रोल नहीं है। खुशी, गमी, गुस्सा, ये हम अपने ज़ाती ताल्लुकात में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उसके पीछे कई महीने पर मुहीत और मुख्तलिफ, एक नहीं कई मुल्कों की तरफ से इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर यह ऑपरेशन हुआ, जिसका नतीजा जो है उस शुक्रिया की सूरत में निकला। तो वो एक बुनियाद बनी है हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू की। जो सफरी पाबंदियां हैं वो चूंकि अभी तक उनकी सिर्फ रूमर्स आई हैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुझे मालूम किया है कि कोई आर्टिकल लिखा है, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन जब पाबंदियां लगेंगी तब हम देखेंगे। क्योंकि पिछली दफा भी, अगर मैं आपके नाज़रीन को याद करा सकूं, 2017 में भी बड़ा शोर था कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगेगी, जब उन्होंने मुसलमान मुल्कों पर पाबंदियां लगाई, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं था। तो अब जब बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि अगले चंद दिनों में आएगा, तब हम उस पर ज्यादा बात कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सफारतकार हैं इस वक्त अमेरिका में, खासतौर पे वाशिंगटन में, वो इसके ऊपर भरपूर तरीके से हुकूमत अमेरिका के साथ जो है अपना पाकिस्तान का केस जो है वो सामने रख रहे हैं। और अमेरिका ने अभी वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान में कम अज कम अब इस वक्त तक तो
कोई बाकायदा तौर पर सरकारी हुक्म नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को आने नहीं देना। और जिन लोगों के पास इस वक्त करंट वीजे हैं वो पिछले, आपको मालूम है जब से ये खबर उठी है, हमें सवाए एक सफीर साहब का जो केस था जिसकी तफसीलात वाज़ेह नहीं है, उसके अलावा भी तो सैकड़ों पाकिस्तानी हर रोज अमेरिका में एंटर होते हैं। कहीं से कोई खबर नहीं आई कि किसी पाकिस्तानी को रोका गया है या कोई ठीक है, लेकिन लगे हाथ तो ये भी बता दें, इतनी बड़ी कैबिनेट हो गई है, तौसी हो रही है, आपका नाम नहीं आ रहा उसमें, क्यों? असल इशू ये है जी कि वज़ीर आज़म की ये सवाबदीद है। अगर वो उनकी जजमेंट में, मेरा जो तजुर्बा है बतौर वज़ीर तजारत, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर तवानाई, अगर वो समझते हैं कि इस स्किल सेट के बगैर वो हुकूमत को बेहतर चला सकते हैं, तो बहरहाल जिम्मेदारी भी उनकी है और सवाबदीद भी उनकी है। इंटरेस्टिंग। ज़ुबैर साहब, ये जो यूएस की बात हो रही है, वीज़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, आई एम श्योर आपको भी बड़ी कॉल्स आई होंगी, एंड आप तो खुद भी पढ़े हैं वहीं से, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी अगर ये बैन लग जाता है? खुर्रम ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे, उसमें प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। ओके, मेरा ख्याल है इतना वो आप भी रहे हैं। बहुत कम वज़रा में है जो इस वक्त है, और सिर्फ तजर्बा नहीं है, मेरा ख्याल है वो उतने इंटेलिजेंस भी रखते हैं जो कम काबीना के लोगों के पास होता है। पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, समझते हैं चीज़ों को, इकोनॉमी के साइड पर भी, और फॉरेन पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं उनसे इस चीज़ पर इख्तलाफ करता हूँ जो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ही मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन। जिस तरह कप्तान की सवाबदीद होती है टीम सेलेक्ट करना, तो अगर वर्ल्ड कप 92 में वो वसीम अकरम को ड्रॉप कर देते तो ही हैड टू एक्सप्लेन ना कि क्यों किया था। सवाबदीद तो है, लेकिन ड्रॉप क्यों किया था भाई, ये भी तो आप बताए ना। तो वो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म ओwe इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान की खुर्रम दस्तगीर क्यों नहीं है काबीना। आप बताएं क्यों नहीं है, आप भी जानते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को भी जानते हैं, पीएमएलएन को भी जानते हैं, आप बताएं। चले, खुर्रम दस्तगीर तो एक स्टॉलवर्ट हैं, जाहिर सी बात है पीएमएलएन के। सो ज़ुबैर साहब, फिर क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस बैन की, जो कि अभी खुर्रम साहब कह रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं है? देखिए ना, पाकिस्तान के लिए जी फरिया सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है पिछले बहुत से सालों में। हर जगह का वीज़ा, अब आप खुद सोचे ना कि एक वक्त था कि दुबई का वीज़ा एक किसी को भी मिल जाता, पढ़े लिखे लोगों के अलावा भी जो लोग जाना चाहते थे 2-3 दिन में वीज़ा मिल जाता था। अब पढ़े लिखे लोगों को, मतलब जिनको नौकरियां भी मिल गई हैं वहाँ, वो वर्क वीज़ा डिनाई हो रहा है। और आप सोचें ना कितना मुश्किल है। और जब खित्ते में आप देखते हैं कि क्या बांग्लादेश के साथ ये हो रहा है, क्या इंडिया के साथ हो रहा है, या श्रीलंका वालों के साथ हो रहा है, तो नहीं हो रहा। ये भी जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट आई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता, बट अगर उधर भी देखें जो 40 कुछ कंट्रीज हैं, 3 कैटेगरीज, उसमें बांग्लादेश नहीं है, इंडिया नहीं है, श्रीलंका नहीं है। सो ये तो अगेन पॉइंट ये है कि बिल्कुल हमारे जो खुर्रम ने जिस तरह कहा कि वाशिंगटन में हमारे सफारतकार और यहाँ भी बैठ के जो हमारे फॉरेन ऑफिस है वो भरपूर कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सोचने की बात यह है कि वाई वी आर गेटिंग इनटू दिस डीप क्राइसिस। मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं सामने आती है, तो हम हर वक्त आउट ऑफ बॉक्स को सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि ये सोचें कि इस कंट्री में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से है, उसकी रैंकिंग देख लें, करप्शन की रैंकिंग देख लें, फ्रीडम ऑफ मीडिया की आज़ादी देख लें, आप जुडिशल फ्रीडम की आज़ादी देख लें। तो पहले तो हम खुद अपने लिए मुश्किलात हमारी हुकूमतें करती हैं और उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ता है। इंडीड, एंड हम ये भी देखा मुस्तफ़ा नवाज़ कि पहली दफ़ा ये कहा गया, ओपनली कहा गया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने यूएस में बाकायदा लॉबी की है, उन्होंने बड़ा ज़्यादा इंडोर्स किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, हालांकि वो पहले ही बताए थे कि उनकी किस किस्म की पॉलिसीज़ होंगी। बट इज़ दिस एन ऑकवर्ड मोमेंट फॉर दोस्त पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तान, या कोई भी आता और यही होता? देखिए, इट इज़ एन ऑकवर्ड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब बात ये है कि ये मुझे तो ये बिल्कुल 100% हमारी सफारतकारी का फेलियर नजर आता है। अब इसके अंदर अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को उठाकर देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एजेंडा था, जिसका वो ऐलान अपने इलेक्ट होने से पहले भी बारहा कर चुके हैं कि वो उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो कोई इमिग्रेशन को सराहेंगे नहीं, लेकिन अगर अमेरिका में हम देखें तो वहां पर सबसे बड़ी जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं उसमें जाहिर बात है मैक्सिकन्स हैं, उनका साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरे नंबर पे लैटिन अमेरिका के बाद जो
सबसे बड़ी इमिग्रेंट कम्युनिटी है वो तो इंडियंस है। और हमने रिसेंटली देखा कि जहाज भर भर के वहां से जो इलीगल Yes. इमिग्रेंट्स थे, जो इंडियन ओरिजिन के थे, उनको इंडिया वापस भेजा गया। पाकिस्तान में तो कोई ऐसे जहाज नहीं आए। हमारी इलीगल इमिग्रेशन के हवाले से एक प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स की फहरिस्त में सरे फहरिस्त नहीं है। इंडीड। उसमें तो जो ममालिक हैं, पाबंदियां तो उनके ऊपर लगनी चाहिए थी, लेकिन पाबंदियां हमारे ऊपर लग रही है। तो ये हमारी सफारतकारी का भी फेलियर है, और ये फैसला अमेरिकी हुकूमत की जानिब से भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है, कि जिसमें शायद पाकिस्तान अब क्योंकि अफगानिस्तान से इनखला हो चुका है, और फिर उस इनखला के दौरान जिस तरीके से वो कंडक्ट किया गया, बहुत सा मलबा पाकिस्तान पे भी गिरा है। वो चाय का कप, वो जहाज से जो टेक ऑफ कर रहा था काबुल एयरपोर्ट से, उससे लोगों का गिरना, तो ये जाहिर बात है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ी एम्बैरेसिंग इमेजेस थे। तो इंडीड। पाकिस्तान डज नॉट एंजॉय दैट काइंड ऑफ गुड रेपुटेशन फ्रैंकली, तो वो एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। जो तो आप हमें कह रहे अब हैं- उसको दुरुस्त करना है।